Hello everyone, this is going to be video on Judiciary chapter 1 and this is going to be the first part. Also guys, if you have any suggestions on how I can improve, please put them in the comments and please like this video and subscribe this channel. Thank you so much. So basically हमारे तीन organs of the government है, legislature, executive and judiciary. अब legislature जो है उसका एक federal model है, तो इसके federal model में सेंटर आता है, स्टेट आता है एंड डिस्ट्रिक्ट आता है। और जो जुडिशरी है, जुडिशरी का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो इसके एपेक्स पे सुप्रीम कोर्ट आता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्वियस है जो जजमेंट डिग्री है वो सारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे अप्लाई होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी किसी केस में जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं सही, तो या तो वो वृत्त से कोई केस ले सकता है, या अगर केस पे अपील आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, बिकॉज दे कैन इंटरफेयर बिकॉज वी हैव अ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी। Now Supreme Court was established on 28 January 1950 and it replaced the Privy Council and the Federal Court. तो कॉलोनियल टाइम में जो कि सुप्रीम कोर्ट की जगह प्रिवी काउंसिल था और फेडरल कोर्ट था, तो इसने इन सबको रिप्लेस कर दिया। अब जब हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे हमारे पास 8 जजेस थे, 7 नॉर्मल जजेस और एक चीफ जस्टिस। अब 2019 में एक बिल आया, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019। तो इसने जो है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया था। तो पहले 31 थे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, अब 34 हो गए इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो इसने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस 1956 वाले एक्ट को अमेंड किया था। नाउ देर आर 25 हाई कोर्ट्स ओवरऑल इन इंडिया, जो कि जुरिस्डिक्शन उनका या तो सिर्फ एक स्टेट पे हो सकता है, जैसे कि एक स्टेट है और उसका एक ही हाई कोर्ट है, एक यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, और दो स्टेट्स जैसे कि ये बहुत एरिया क्लोज है इन दो स्टेट्स का, तो इनका एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल या तो स्टेट्स बहुत छोटे हैं तो इनका एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। अब इसका एक एग्जांपल है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है दोनों स्टेट्स का, और दो यूनियन टेरिटरीज का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। अब जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसके टाइम पे सबसे पुराने जो हाई कोर्ट्स थे, सबसे पहला है मद्रास हाई कोर्ट जो कि चेन्नई में है, फिर है बॉम्बे हाई कोर्ट विच इज़ इन मुंबई, कैलकाटा हाई कोर्ट विच इज़ इन कोलकाता एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इलाहाबाद। तो बेसिकली ये है हमारे फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स। आप इनको ऐसे MBSC एक्रोनिम से भी याद कर सकते हो। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनको हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहते हैं। इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स पे होता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है X, तो इस पर ऐसे जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है इस पर ये वाली इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि इसका कोई केस है तो ये वाली डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल इस डिस्ट्रिक्ट का कोई केस है तो ये वाली डिस्ट्रिक्ट वो केस नहीं ले सकती, ऑब्वियसली वो इस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाएगा। दिल्ली का ही हम एग्जांपल ले लें तो पटियाला हाउस है और करकरडूमा कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो बेसिकली जो पटियाला हाउस का जुरिस्डिक्शन आता है, मतलब जो केसेस है वो सेंट्रल दिल्ली के आते हैं, और करकरडूमा कोर्ट में जो करकरडूमा के अराउंड एरिया के केसेस है वो आते हैं। नाउ अगर कोई जज है वो मतलब डिस्ट्रिक्ट के केसेस को डील कर रहा है और वो सिविल है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। यही कोई डिस्ट्रिक्ट जज है जो कि क्रिमिनल केसेस पे डील कर रहा है तो उसको सेशंस जज कहेंगे। और अब कोई ऐसा एरिया जो कि मेट्रोपॉलिटन डिक्लेयर किया हुआ है तो उसको मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज कहेंगे। और ये लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ भी वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक केस है जिसमें मतलब बहुत सीवियर क्रिमिनल केस है, किसी का मर्डर ही हो गया और अभी उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी दिया हुआ है, तो बेसिकली उसमें 2 जज लग सकते हैं अगर नीड हो तो। और लोएस्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का मुंसिफ कोर्ट्स होता है। नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ लॉ सिस्टम फॉलोड, तो एक होता है कॉमन लॉ और एक होता है सिविल लॉ। तो जो कॉमन लॉ सिस्टम है वो इंडिया में फॉलो होता है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है, ऑर्डर है, जजमेंट या डिक्री है, ये लॉज को हेल्प करती है क्रिएट होने में। फॉर एग्जांपल इंडिया में 1997 के अराउंड
कोई अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता था तो तब कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं थी, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वगैरह इन सब के कोई गाइडलाइंस थी ही नहीं। बट सिंस इंक्रीज इन केसेस तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, तो उसके बाद से विशाखा गाइडलाइंस वर इनैक्टेड। तो ऐसे ही ये प्रेसिडेंट्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पे कोई जजमेंट दी, तो यही जजमेंट अगर किसी हाई कोर्ट है तो ये ऑलमोस्ट सेम जजमेंट ही फॉलो होगी हर केस पे। और इन प्रेसिडेंट से जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो ये कॉमन लॉ सिस्टम का ये एडवांटेज है कि कोई लॉ में गैप रह जाए। फॉर एग्जांपल कि जो हमारे लॉज होते हैं वो ऑब्वियसली लेजिस्लेचर ही बनाता है, तो क्या पता उनको पूरा आइडिया ही ना हो कि किस किस तरीके के केसेस आ सकते हैं। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे केसेस आते हैं उससे ये लॉज में गैप फिल हो जाते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द सिविल लॉ सिस्टम, तो ये मेनली जर्मनी में फॉलो होता है, रशिया जैसी कंट्रीज़ में। नाउ ओनली लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो लॉज एंड रूल्स क्रिएट करें। इसमें अगर कोई गैप है तो इसमें जुडिशरी ने देखा कोई गैप है तो जुडिशरी कुछ नहीं बोल सकता। तो देयर इज़ नो जुडिशियल इंटरवेंशन इन सिविल सिस्टम एंड जुडिशरी कैन इंटरफेयर इन द कॉमन लॉ सिस्टम। नाउ कमिंग टू अ सिस्टम कि कौन सा हमारा मतलब जब हमारी लीगल प्रोसीडिंग होती है तो कैसा सिस्टम फॉलो होता है। एक होता है एडवर्सरियल, एक होता है इंक्विजिटोरियल। नाउ एडवर्सरियल इज फॉलोड इन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो इसमें जो लॉयर का रोल है बहुत वाइटल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे को पता है हमारी कंट्री में कैसा मॉडल फॉलो होता है। तो जैसे कि कोई केस आया तो उस पर जो लॉयर है वही सारे मेरिट्स या डीमेरिट्स जज के पास जाता है। तो जो जज होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है कि वो कोई बायस नहीं करते और वो डिसीजन जो देते हैं मेरिट्स पे केस के देते हैं। नाउ इंक्विजिटोरियल मॉडल, ये मॉडल यूरोप की कंट्रीज़ में फॉलो होता है मेनली। तो जज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि इनके पास एक केस आया, इसने इसको मार दिया, बट इसने इसको मार दिया और ये कह रहा है कि ये वाला पर्सन जो कि है ये कह रहा है कि इसने एक्चुअल में मारा है। तो बेसिकली जो जज है, जज इसमें पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा। अब जज को कोई लॉयर आके मेरिट्स या डीमेरिट्स नहीं बताएगा, जज पूरे इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, समझेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, व्हाट वाज द सिचुएशन जिस टाइम पे क्राइम हुआ है, तो उसके बाद ही जज हमारा डिसीजन देगा। तो इसलिए जज का रोल बहुत प्रोएक्टिव हो जाता है। नाउ कमिंग टू द लीगल ऑफिसर्स इन आवर कंट्री, सबसे पहले आते हैं अटॉर्नी जनरल। नाउ अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री एंड दे आर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 76 बाय द प्रेसिडेंट। एंड ये ऑफिस भी प्रेसिडेंट के प्लेजर तक होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका ऐसे कोई रिक्वेस्ट ड्यूरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे गवर्नमेंट में होता है कि 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, बट जो कि अटॉर्नी जनरल है उनका कोई रिक्वेस्ट ड्यूरेशन नहीं है। जब तक वो काम सही करेंगे, प्रेसिडेंट को लगेगा कि ये सही काम कर रहे हैं, तब तक वो उन्हें अपॉइंट करेंगे। और बाय चांस उनसे कोई मतलब मिस्टेक हो गई या उनको प्रेसिडेंट को नहीं लगा कि दे आर नॉट फिट टू प्ले द रोल नाउ, सो दे कैन बी रिमूव्ड। तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक जॉब करते हैं। अब जो इनकी क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन मतलब बहुत हाई लेवल होनी चाहिए। द क्वालिफिकेशन शुड बी टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनके पास एडिक्वेट लीगल नॉलेज होनी चाहिए, लीगल प्रैक्टिस, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डीलिंग विद सच अ टॉप मोस्ट जॉब इन द कंट्री, दे आर द फर्स्ट लीगल ऑफिसर। तो इनको एक बिल्कुल बहुत अच्छी लीगल नॉलेज होनी चाहिए, लीगल प्रैक्टिस, एंड इनको एक एक्चुअली में एक जज की तरह सर्व करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई जज है, उन्होंने 13 ईयर्स तक सुप्रीम कोर्ट में काम किया, तो उसके बाद उनको अपॉइंट किया, तो उनके पास एक्चुअल में लीगल नॉलेज है, लीगल प्रैक्टिस है, और दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। MC Setalvad was the first Attorney General of our country. This can be asked in an MCQ. Now अब इनका रोल क्या होता है? So basically ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं ऑन द लीगल मैटर्स रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में जैसे कि कोई अपील आती है किसी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे अगर कोई अपील आती है, जब डेथ पेनल्टी दी जाती है, तो वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं दैट डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन और नॉट। सो द प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ द अटॉर्नी जनरल।
नाउ ड्यूटीज ऑफ द लीगल कैरेक्टर, जो कि लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज है, प्रेसिडेंट या तो प्रेसिडेंट को ड्यूटी दे दे कि उनको इस फॉर एग्जांपल कोई जो राज्यसभा लोकसभा में बिल लास्ट में प्रेसिडेंट ही साइन कर दे, राइट। तो कोई बिल उनको बेसिकली साइन करना है, तो लीगल कैरेक्टर से देखें अटॉर्नी जनरल, तो वो बता सकते हैं कि ये जो है कि ये लीगली करेक्ट है कि नहीं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी उनको रोल मिला हुआ है, फॉर जो आर्टिकल 76 में मेंशन्ड है। नाउ दे हैव द पावर टू बी ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, लाइक कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है तो उसमें ये किसी भी कोर्ट में जाके ये बैठ सकते हैं। दे हैव द राइट टू बी इन ऑडियंस, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेज, लाइक राज्यसभा भी एंड लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जस्ट दे डोंट हैव द राइट टू वोट, बिकॉज ऑब्वियसली जो राइट टू वोट है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एमएलएस के पास होता है, एंड दे हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इट, राइट। तो ही कैन स्पीक अबाउट इट, but he cannot vote, he or she cannot vote. They can also take part in meeting of any committee of the parliament. तो जो कि हमारे जो गवर्नमेंट होती है उसकी ना बहुत सारी ऐसे कमिटीज़ होती है, जैसे कि एजुकेशन की अलग, फूड मिनिस्ट्री अलग, तो ये किसी भी उस कमेटी का पार्ट कर सकते हैं इफ़ दे आर अ मेंबर। एंड इनकी जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ है वो बिल्कुल सेम होती है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होती है। जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गेट पेंशन, सो ही और शी विल ऑल्सो गेट द पेंशन। अब इनको ऑब्वियसली इतना बड़ा पोस्ट है तो ये इजीली तो खुद सारा काम नहीं कर सकते, इनको किसी की तो हेल्प चलेगी। सो ही और शी कैन टेक असिस्टेंस टू द सोलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स। ये पार्लियामेंट लॉज के थ्रू वर्क करते हैं, इनका एक्चुअल में कोई लॉ नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये पार्लियामेंट लॉज के थ्रू काम करते हैं। Now coming to Advocate General. Now Advocate General is the senior law officer who acts as a legal advisor, but this is at the state level. वो central level पे था, this is at the state level. Appointed under Article 165 of the Constitution. Now वो president से through appoint होते हैं, ये governor से through appoint होते हैं, और ये स्टेट को सारे कोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी और को लॉ ऑफिसर्स, जैसे कि हर स्टेट के ना कुछ लॉ ऑफिसर्स होते हैं जो वो अपॉइंट करते हैं, तो लॉ ऑफिसर्स के थ्रू अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं या प्लीडर्स के थ्रू। अब इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो जज ऑफ द हाई कोर्ट होनी चाहिए, मतलब इतना इनको नॉलेज होना चाहिए कि ये हाई कोर्ट के जज बन सके। एंड दे होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर को लगेगा कि ये सही काम कर रहा है तब तक वो इनको रखेंगे, उसके बाद दे कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो। एंड गवर्नर ही इनकी रेम्यूनरेशन को डिसाइड करता है। सो गाइज, this was the first part. Thank you so much for watching till here. Please give some suggestions where should I improve.